हेलो दोस्तों। हम नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री बुक का सेकंड चैप्टर देख रहे हैं और ये आज उसका फोर्थ पार्ट है। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो देखिए, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पहला है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, उसको देखेंगे। और देखेंगे पेट्रोग्राड में फरवरी क्रांति कैसे होती है, फरवरी क्रांति इसको जानेंगे कि फरवरी क्रांति क्यों होती है, कैसे होती है, इसको भी हम जानेंगे। और देखेंगे पेट्रोग्राड सोवियत का जन्म, इसका जन्म कैसे होता है उसको भी जानेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है हरिओम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 पर। देखिए, जो हमारा जो पहला पॉइंट ही शुरू है विश्व युद्ध से शुरू है, तो देखिए युद्ध से ही हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला पॉइंट है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। तो देखिए, जो पहला विश्व युद्ध जो होता है वो दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच होता है। ठीक है, ये काफ़ी लंबा विश्व युद्ध चलता है पहला विश्व युद्ध। तो देखिए, यूरोप के दो गठबंधन बनते हैं। अब उन दो गठबंधनों के बीच ये विश्व युद्ध होता है। अब देखिए, ये जो विश्व युद्ध होता है, ये विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है इसको भी हम जानते हैं। देखिए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब जो क्या है, ये बहुत ही बड़े बड़े देश हैं। और ये जैसे आप फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इन सब देशों ने दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। उस उन पे ये उन देशों को ये गुलाम बना रखे थे। जैसे हम देख सकते हैं 1914 में जैसे ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया हुआ था, वैसे ही ब्रिटेन बहुत सारे देशों को भी गुलाम बना रखा था। तो वैसे ही फ्रांस, रूस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये भी और भी तुर्की, ये सब क्या किए होंगे, ये भी और देशों को गुलाम बना रखे थे। अब ये गुलाम बना रखे थे जिसके कारण उन देशों के भी सैनिकों को इन्होंने और उनके जो रिसोर्सेज थे, मतलब जो उनके संसाधन है, उनका भी यूज़ किया इस युद्ध में। तो देखिए, सैनिकों का युद्ध किया, तो जिसके कारण क्या है, ये और भी देश इसमें भाग लिए इन देशों के अलावा, जिसके कारण ये युद्ध विश्व में फैल गया। ये जो युद्ध है ये पूरे विश्व में फैल गया, जिसके कारण ये पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो देखिए, जो पहला खेमा था वो था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की का, और जो दूसरा खेमा था वो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस का। देखिए, बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी आ जाते हैं इस खेमे में। अब देखिए, ये युद्ध होता है तो जो रूस की जनता होती है, इस पे हम पहले तो हम बता दूं आपको कि जो पहला विश्व युद्ध है, इसको हम मेन तौर पे हम रूसी साम्राज्य के में कैसा जो पहला युद्ध हुआ तो कैसे हालात थे उसको देख के समझेंगे, उसको देख के हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो रूस की जो जनता थी, जो रूस की जनता थी वो इस युद्ध का शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा समर्थन करती है, क्योंकि अगर किसी भी देश में अगर युद्ध होगा तो उस देश की जनता इस विद्रोह नहीं करेगी वहाँ के शासन का, चाहे वो शासन कैसा भी हो, तानाशाही हो या लोकतंत्र हो। तो ठीक वैसे ही जो यहाँ पे ज़ार निकोलस द्वितीय का शासन था, तो ये क्या करती है, जो रूस की जनता होती है इसका समर्थन करती है, अपने राजा का वो बहुत ही ज़्यादा समर्थन करती है। अगर हमारे यहाँ भी अगर युद्ध होता है जैसे, पर हो ना युद्ध, पर देखिए अगर हम होगा तो हम भी हमारे जो जिसकी पार्टी होगी, जिसका शासन चल रहा होगा, हम भी उसका समर्थन कर रहे होंगे, चाहे वो हमारे अधिकारों की बात करे या ना करे, फिर भी हम उसका समर्थन करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो ज़ार के प्रति लोग, अब जैसे ज़ार के प्रति तो वहाँ की जनता विद्रोह कर ही रही होती है, पर युद्ध होने के कारण क्या करते हैं, वो इसका समर्थन करते हैं। देखिए, शुरू शुरू में तो जनता इस युद्ध का बहुत ही ज़्यादा समर्थन करती है, पर जो ये युद्ध होता है वो लंबा खिंचता है। इतना लंबा युद्ध खिंचने के कारण क्या होता है, जनता नाराज होने लग जाती है, क्योंकि ये जब युद्ध इतना लंबा चलता है जिसके कारण खाद्यान्न की परेशानी, रोजगार की परेशानी उत्पन्न होने लग जाती है। अब देखिए क्या होता है, इसी बीच जो जार है वो क्या करता है, जो ड्यूमा में प्रतिनिधि होते हैं उनका उनसे वो बातचीत करना बंद कर देता है, उनसे उनकी राय लेना बंद कर देता है, जिसके कारण और भी ज़्यादा जनता में आक्रोश होने लग जाता है, मतलब वो युद्ध का समर्थन धीरे धीरे कम करने लग जाते हैं। ठीक उसी के साथ क्या होता है, जो जर्मनी होते हैं, जो मतलब जर्मन विरोधी जो भावनाएं होती हैं वो रूस में उठने लग जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसका नाम बदल के पेट्रोग्राड रख जाता है। अब क्यों रखा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राड, इसको जरूर जाने, क्योंकि इसी को आप जानेंगे तो आप जानेंगे कि पेट्रोग्राड में फरवरी क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, इसको भी आप तभी समझ पाएंगे। तो प्लीज़ कड़ी ये जो कड़ियाँ हैं इनको अच्छे से जोड़ के चले, जो आगे चल के आपको अच्छे से समझ आए। तो देखिए, जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम है ये जर्मन नाम है, और जर्मन से युद्ध चल रहा होता है रूस का, जिसके कारण क्या होती है, ये जनता में जो उसके जर्मनी के विरोधी भावनाएं उठने जाती है। जैसे अगर कोई भी सामान अगर जर्मनी का रूस में जा रहा होगा तो उसका जो वहाँ की जनता है रूस की, वो बहिष्कार करेगी। जैसे हमने देखा था कि कैसे हमारा जब चाइना के साथ जब भी हमारा होता है बॉर्डर पे,
परेशानियाँ बढ़ती हैं जब चाइना के साथ बॉर्डर पे, तो हम भी क्या करते हैं, चाइना के सामान का विद्रोह करने जाते हैं, चीनी सामान का विद्रोह करने जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो जर्मनी की जो सामान होते हैं उसका विद्रोह करने जाते हैं रूस में। और ये जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम है वो क्या है, ये जर्मन नाम है, जर्मन नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, जिसके कारण क्या करते हैं, इसका नाम बदल के पेट्रोगढ़ रख दिया जाता है। तो इसको जरूर याद रखें, इस क्वेश्चन को भी पूछ लिया जाता है कि पेट्रोगढ़ नाम कैसे पड़ा, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम कैसे पड़ा। तो ठीक, यहाँ तक आपको आई होप समझ आया होगा। अब देखिए, जो जार की पत्नी होती है जरीना, मतलब इनका नाम होता है अलेक्जेंड्रा। तो देखिए ये उनकी फ़ोटो है, कि आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैं डायग्राम लाता हूँ। तो देखिए ये क्या होती है, जर्मन मूल से होती है, मतलब इनका जो मायके होता है वो क्या होता है, जर्मनी में होता है। तो अब देखिए जर्मन मूल के होने के कारण क्या होता है, लोग इनके प्रति भी मतलब विरोध जताते हैं कि देखिए जो है ये जर्मनी की हैं, क्योंकि जर्मन से विरोध युद्ध चल रहा होता है। अब देखिए, अब इसके कारण क्या होता है, जो ज़ार का जो शासन होता है उसमें अब जो अलोकप्रियता बढ़ने लग जाती है, वो अब ज़्यादा ही वो उसका समर्थन नहीं कर रहे होते हैं, जनता, रूसी जनता अब ज़ार का समर्थन नहीं कर रहे होते। और एक और कारण ये है कि जो रासपुतीन है, ये इसका डायग्राम है, ये क्या होता है, सलाहकार होता है और ये भी जर्मन मूल का होता है। अब इसके जो ये सलाहकार होता है ये, तो ये इसकी सलाह भी वो अच्छी उतनी खास नहीं होती है, और इसके कारण क्या होता है, और ही ज़्यादा जो राजशाही होती है, जो मतलब ज़ार का जो शासन होता है वो अलोकप्रिय बनता जाता है। अब देखिए ये तो हुआ राजा के बारे में, और जो युद्ध चल रहा था उसके बारे में। अब हम देखेंगे जो सैनिक सब जो युद्ध लड़ रहे थे वो कैसे लड़ रहे थे, उसको हम जानते हैं थोड़ा। जो सैनिक लड़ रहे थे वो एक तो लड़ रहे थे पूर्वी मोर्चे में, एक लड़ रहे थे पश्चिमी मोर्चे में। अब देखिए जो पूर्वी मोर्चे की लड़ाई हो रही थी वो पश्चिमी मोर्चे के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग थी, ऐसा क्यों था उसको जानते हैं। तो देखिए जो पश्चिमी मोर्चे में जो लड़ाई हो रही थी, ये क्या हो रहा था, ये फ्रांस के पूर्वी खाड़ियों में जाके लड़ रहे थे। जिस ये अब ये जो पश्चिमी मोर्चे के जो सैनिक थे रूस के, वो फ्रांस के पूर्वी खाड़ियों में जाके इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी। पर वहीं जो पूर्वी मोर्चे के सैनिक थे वो बहुत दूरी तक का फासला तय कर चुके थे, बहुत दूर तक जाके मतलब जा चले गए थे, लड़ाइयाँ इनकी चल रही थी, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा सैनिक भी मारे जाते हैं, बहुत ज़्यादा जनहानि होती है, सैनिकों की बहुत ज़्यादा हानियाँ होती है। अब देखिए क्या होता है, जो सेनाएँ होती है उनकी पराजय भी होने जाती है, जो रूसी सेना होती है उनकी पराजय होने जाती है। सेना का जो मनोबल होता है वो गिरने लग जाता है, युद्ध भी इतना लंबा खिंच जाता है कि वो भी थक जाते हैं युद्ध लड़ लड़ के, और उनका जो क्या कहते हैं, उनकी पराजय होने लग जाती है, जिसके कारण उनका मनोबल भी गिरने लग जाता है। अब देखिए 1917 तक आते आते क्या होता है, 70 लाख लोग मारे जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशानी हो, इतना ज़्यादा बड़ा युद्ध हो जाता है, इतना, क्योंकि आसमान से बम गिरना, इधर गोली बारूद चलना, जिसके कारण क्या होता है, सैनिक तो मरते मरते हैं, उसके साथ ही साथ आम लोगों की भी मृत्यु होती है। तो देखिए 70 लाख लोगों की मृत्यु होती है यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जो सेना है, रूसी सेना, वो क्या करती है, जहाँ पे अगर टिक रुकती है, जैसे आज रात हुई वो वहाँ पे रुकी, और वहाँ पे अपना जो वहाँ की फसलें हैं उनको यूज़ किया उन्होंने, और शेल्टर बनाया, अपना रहने के लिए आवास बनाया। उसके बाद क्या है, जब वो वहाँ से जाती थी किसी और दूसरी जगह, तो क्या करती थी, यहाँ के आसपास के इलाकों को जला देती थी, जिसके कारण अगर कोई दुश्मनी सेना उनका पीछा कर रही है, तो वो अगर यहाँ पे आए तो ना उसको खाने के लिए मिले, ना पीने के लिए, ना रहने के लिए, तो जिसके कारण वो मर जाए, तो देखिए ख़त्म हो जाए, वो पीछा ना कर सके। तो इसके कारण क्या होता करते थे, वो फसलें जलाते थे, इमारतों का जो करते थे विनाश कर देते थे रूसी सेना। अब इन सभी कारण से क्या होने लगा, उनके ही लोगों के घाटा होने लगा, उनके लोगों को परेशानी होने लगी। क्यों होने लगी, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो खेती करते थे, तो वो खेत जला दिए जाते थे। खेत जला देंगे, घर जला देंगे, तो क्या होता था, 30 लाख जो लोग थे, रूसी जनता थी जो, वो शरणार्थी हो गए थे। इसके कारण जो रूसी जनता लोग थे, वो अब शरणार्थियों के रूप में उनको रहना पड़ने लगा, क्योंकि उनका जो आवास था, उनके खेत था, उनको जला दिया जाता था रूसी सेनाओं के द्वारा। अब देखिए इन सभी के कारण जो ज़ार के प्रति जो भावना थी, उसका मतलब जो उसका शासन था वो अलोकप्रिय होने लगा, युद्ध ज़्यादा लंबा खिंचने लगा, जिसके कारण अब जो सैनिक थे वो भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। अब देखिए अब देखिए ये तो बात हुई सेनाओं की, कि कैसे-कैसे वो युद्ध लड़ते हो, कैसे जनहानि हुई। अब हम देखेंगे उद्योग धंधों पर कैसा इसका असर पड़ा इस युद्ध का। तो देखिए क्या होता है, रूस के जो अपने उद्योग होते हैं वो पहले से कम होते हैं, और जो उद्योग बाहर से आ रहे होते हैं वो भी बंद होने लग जाते हैं। वहाँ मतलब जो बाहर से विदेशी इन्वेस्टमेंट आ रहा होता है
वो भी अब कम होने लग जाता है, बंद होने लग जाता है। और जिसके कारण रूस के उद्योग का जो होता है वो बहुत ही बुरा असर पड़ने लग जाता है, उस पे बहुत ही ज़्यादा असर क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ने लग जाता है, बहुत ही बुरा असर पड़ने लग जाता है। और देखिए, विदेशी इन्वेस्टमेंट आना क्यों बंद हो जाता है, उसका कारण ये है कि जो जर्मनी सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाल्टिक समुद्र पर अपना कब्जा कर लेते हैं। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखिए, ये है बाल्टिक समुद्र, बाल्टिक सी है ये। देखिए, ये समुद्र है। पहले तो व्यापार जो होता था वो समुद्र के सहारे ही होता था, अभी भी होता है। पर देखिए, उस समय कुछ ज़्यादा ही होता था। तो देखिए, ये बाल्टिक समुद्र है जो रशिया तक जा रहा है। देखिए आप, ये है रशिया आपका, और ये इसका बंदरगाह है। तो देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, जो जर्मनी सेना होती है वो इस समुद्र पे अपना कब्जा कर लेती है, जिसके कारण जो भी विदेशी इन्वेस्टमेंट आने वाला होता है रशिया में, वो नहीं आ पा रहा होता है। और जो वहाँ के उद्योग धंधे होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से ख़त्म होने जाते हैं। उसके जो उद्योग धंधे होते हैं वो बहुत ही जल्दी बर्बाद होने लग जाते हैं और देशों के मुकाबले। और यूरोपीय देशों के मुकाबले जो रशिया के जो उद्योग होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से बर्बाद होने लगते हैं। देखिए, और क्या होता है, जो 1916 तक जो रेलवे लाइनें होती हैं वो टूटने लग जाती है। देखिए, युद्ध होता है जिसके कारण जो रेलवे लाइन होती है वो भी टूटने लग जाती है। रेलवे लाइन टूटती है तो लोगों की आवाजाही बहुत कम होने लग जाती है, क्योंकि रेलवे लाइन आती है तो उद्योग धंधे भी आते हैं, उद्योग धंधे भी बढ़ते हैं। अब रेलवे लाइन टूटने लग जाती है तो जिसके कारण उद्योग धंधे जो होते हैं वो कम होने लग जाते हैं, और भी परेशानी होने लग जाती है, क्योंकि जो माल का जो कच्चा माल होता है वो कहीं पहुंचाना, बना हुआ माल लाना, ये सब जो रेलवे के द्वारा होता था वो कम होने लग जाता है। जिसके कारण जो वहाँ के जो उद्योग होता है वहाँ पे बहुत ही बुरा असर पड़ने जाता है। जो वहाँ की जनता होती है, वो मजदूर जो होते हैं वहाँ के, वो अब बेरोजगार होने जाते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। अब सर्दियाँ आने लग जाती हैं, फसलें बर्बाद होने लग जाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे अब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रूस में परेशानियाँ आने लगती हैं। अब देखिए क्या होता है, इतने सैनिकों की जनहानि हो, इतने सैनिकों की भी मृत्यु हो जाती है, वो भी इतने शहीद हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे सैनिक, बहुत से सैनिक, जिसके कारण अब उन रूस के सैनिक, रूस की जो मिलिट्री होती है, अब उसको लोगों की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो हट्टे कट्टे हों, हट्टे कट्टे व्यक्ति हों। जिसके कारण क्या करते हैं वो, अब मजदूरों को, जो हट्टे कट्टे मजदूर होते हैं उनको क्या करती है, जबरन सेना में भर्ती करने लग जाते हैं। अब वो सेना में भर्ती करने लग जाते हैं, जिसके कारण जो भी थोड़े मोड़े उद्योग चल रहे होते हैं उस उनमें मजदूरों की कमी होने जाती है, उनमें मजदूरों की कमी होने लग जाती है। अब देखिए, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए सैनिक चाहिए, सैनिक जाते थे मोर्चे पे और उनकी मतलब मृत्यु हो जाती थी। अब देखिए, इस बीच वो क्या करते हैं, सैनिकों को मतलब मजदूरों को भरते हैं, हट्टे कट्टे जो मजदूर होते हैं, लोग होते हैं, उनको भरना शुरू करते हैं सेना में। अब इसके कारण क्या होता है, उद्योगों में मजदूरों की कमी हो जाती है। ठंड आती है जिसके कारण अब देखिए महंगाई बढ़ने जाती है, ठंड आती है, फसलें बर्बाद होने जाती हैं, बहुत सी फसलें रूसी जो सैनिक होते हैं आगे बढ़ने के बाद जला देते हैं। अब इस कारण बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ आने लग जाती हैं। अब देखिए, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो जो आगे हम पॉइंट पढ़ेंगे वो आपको समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान दें। तो देखिए, अब इन सब कारण से क्या होता है, वहाँ पे रोजी रोटी की दिक्कत होने लग जाती है, दुकानों पे दंगे होने लग जाते हैं, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा अब असर पड़ने लग जाता है लोगों के जीवन पे। अब देखिए, जो थोड़ा मोड़ा अनाज जो उगता था, जो खेती होती थी, थोड़ा मोड़ा अनाज हुआ जैसे, तो क्या होता था, जो अनाज है ये सेना के लिए भेज दिया जाता था, उनका पेट भरने के लिए ये मोर्चे पर भेज दिया था अनाज। और जो वहाँ की जनता थी उनके लिए अब क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा किल्लत होने लगी, परेशानियाँ होने लगी। तो देखिए, इन सब पॉइंट को ध्यान दें जरूर, ये आगे ये पता चलेगा आपको कि कैसे फरवरी में पेट्रोगत क्रांति जो हुई है, फरवरी क्रांति, उसको आप समझेंगे। देखिए, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि एक लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। देखिए, अब हम जो पॉइंट देखेंगे वो है पेट्रोगढ़ में फरवरी क्रांति। ठीक है। अब देखिए, 1917 में जो पेट्रोगढ़ राजधानी है, और देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि पेट्रोगढ़ कैसे नाम, सेंट पीटर्सबर्ग से कैसे पेट्रोगढ़ नाम बदला जाता है, तो ऊपर की स्लाइड में हम देख चुके हैं। तो देखिए, क्रांति पे भी हम इंट्रोडक्शन वीडियो में हम क्रांति पे भी बात कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देख ले, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा समझाने में। तो देखिए, अब क्या है, कैसे हालात ख़राब होने लग जाते हैं युद्ध के बाद। अब ठंड बढ़ती है, सर्दी बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सी फसलें जो होती हैं मारी भी जाती हैं।
हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब होने जाते हैं। मज़दूरों को मज़दूरी नहीं मिलती है काम करने के लिए उन्हें, और बेरोज़गारी बढ़ती जाती है, महंगाई बढ़ती जाती है, हालात बुरे होने लग जाते हैं। और ज़रा हम पेट्रोगढ़ शहर को भी देख लेते हैं। तो देखिए जो मैप है, ये इसको ज़रा आप देखिए कैसे, ऐसा लग रहा है कि आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है, बीच में से बटा हुआ मैप है। तो इसको देखिए, ये जो नदी है, ये एक नदी है, इस नदी का नाम है नेवा नदी। ठीक। अब ये नेवा नदी है, जिसके नेवा नदी के जो दाएं तरफ है, इसमें क्या कौन से लोग रहते हैं? इसमें रहते हैं मजदूर और कारखाने। इस साइड क्या होते हैं? मजदूर और कारखाने हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए फैशनेबल इलाके हैं। विंटर पैलेस, देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, विंटर पैलेस राजा का महल, जार का महल है। सरकारी इमारतें भी इधर है, और जो ड्यूमा है, रूस की संसद, वो भी इस साइड ही है। और देखिए इस साइड क्या है? मजदूर वर्ग रह रहे, बस्तियां हैं मजदूरों की। तो इससे आपको देखने में खुद ही समझ आ गया होगा कि कैसे एक साइड है गरीब लोगों की और एक साइड है अमीर लोगों की। ये आपको देखने में ही समझ आ गया होगा। ठीक। अब देखिए फरवरी में क्या होता है, मजदूरों को, लोगों को, वहाँ की आम जनता को क्या होता है, खाद्यान्न की कमी होने के कारण परेशानियाँ होने लग जाती हैं। भारी कमी होने के कारण ठंड ज़्यादा पड़ता है, इतनी बर्फ़बारी होती है कि फसलें भी बहुत सी ख़राब हो जाती हैं। जो वहाँ की सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होती है। अब देखिए, और जो सरकार होती है वो क्या करती है, जो ड्यूमा को बर्खास्त करने की कोशिश कर रही होती है। जो हमने देखा था पहले भी कैसे ज़ार ने ड्यूमा को बर्खास्त किया था। तो जिसके कारण जो लोग हैं वहाँ की, वो इसका विरोध करते हैं कि ऐसा ना हो। जो अगर ड्यूमा नहीं रहेगी तो फिर कौन करेगा, जनता का जवाबदेही कौन होगा? तो देखिए, तो वो इसका विरोध भी करते हैं। आई होप आपको इस डायग्राम के, जो मैंने डायग्राम बनाया है, तो इससे आपको समझ आया होगा कि कैसे जो शहर वो दो भागों में बटा हुआ था, अमीर और गरीब भागों में। तो आपको समझ आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो देखिए, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्रांति होती कैसे है। देखिए कैसे वहाँ के हालात ख़राब होने जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है, खाद्यान्न की कमी हो जाती है। तो अब देखिए क्रांति होती कैसे है। देखिए 22 फरवरी के दिन जो दाएं तट पर फैक्ट्री होती है, उस पर तालाबंदी कर दी जाती है। मतलब तालाबंदी मतलब है उस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है। अब जब फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी तो जो उसमें मजदूर काम करते होंगे, जितने भी मजदूर काम करते होंगे, मान ली 1500 जितने भी मजदूर उस फैक्ट्री में काम करते होंगे, वो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। अब इसके कारण क्या करते हैं, उनका सहयोग करते हुए 50 फैक्ट्री के जो मजदूर होते हैं वो हड़ताल का ऐलान करते हैं। ठीक है, जो इनका सहयोग करते हुए 50 फैक्ट्री के मजदूर इनका हड़ताल का ऐलान करते हैं। अब इन हड़तालों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? इन हड़तालों का नेतृत्व महिलाएं, औरतें इस हड़ताल का नेतृत्व कर रही होती हैं। अब देखिए इस हड़ताल का महिलाएं नेतृत्व करती हैं, तो जिसके कारण इस दिन को, 22 फरवरी के दिन को क्या कहते हैं? महिलाएं दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए इसको गौर दीजिए। अब कहेंगे आप कि भैया 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है, यहाँ पे 22 फरवरी कैसे दिखा रहा है? देखिए बहुत ज़्यादा ही इजी है समझना। ये एनसीईआरटी में आपको नहीं बताया गया, जिसके कारण कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, और शायद स्कूलों में भी मुश्किल ही है, स्कूलों में भी बताया जाता होगा। देखिए पहले जो कैलेंडर यूज़ किया जाता था वो था जूलियन कैलेंडर। तो देखिए जो पहले कैलेंडर यूज़ किया जाता था वो जूलियन कैलेंडर था। तो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 22 फरवरी, ठीक है, तो जो जूलियन कैलेंडर चल रहा था उसके हिसाब से ये 22 फरवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। अब जो कैलेंडर यूज़ किया जा रहा है वो है गैरगोरियंस कैलेंडर है। और ये जो गैरगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 10-15 दिन आगे ही है। तो जिसके कारण क्या है, ये 8 मार्च आपका है। गैर गुनियन कैलेंडर के हिसाब से ये क्या कहलाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे 22 फरवरी 8 मार्च बनी। तो देखिए कैलेंडर के हिसाब से हुआ है, डेट दिन वही है, बस मतलब ये कैलेंडर के हिसाब से 8 मार्च हो गया है, जो 22 फरवरी थी। ये कारण है। अब देखिए ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखते हैं हम आंदोलनकारी जो जनता होती है, जो आंदोलनकारी जनता होती है, अब क्या करती है वो, राजधानी के बीचों बीच आ जाती है। देख जैसे ये छोटा सा, देखिए अब ये क्या है, यहाँ से आके अब इस साइड आ जाती है, दाएं तट को पार करके वो इस साइड आ जाती है, बीचों बीच आ जाती है। और बीचों बीच आके एक जगह है नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ जाती है। और यहाँ पे वो प्रदर्शन करती है, जनता आके यहाँ पे प्रदर्शन करती है।
और देखिए इस समय तक क्या होता है, जो वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ होती है वो इन आंदोलन का उतना सहयोग नहीं करती, इतना सक्रिय नहीं होती हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे आके क्या है, जो जनता है, आंदोलनकारी है, वो अब आके बाएं तट से आके क्या करते हैं, सॉरी बाएं तट पर आके क्या करते हैं, वो इलाकों को घेरना शुरू करते हैं, फैशनेबल जो इलाके हैं उनको घेरना शुरू करते हैं, सरकारी इमारतें उनको घेरना भी शुरू करते हैं। अब इन सब के कारण जो राजा होता है उसको डर लगता है कि उसकी सत्ता खतरे में है, वो कर्फ्यू का ऐलान करती है। 23 फरवरी को कर्फ्यू लगाई जाती है, 23 फरवरी को अब कर्फ्यू लगा दी जाती है। अब देखिए जब कर्फ्यू लगती है तो जिसके कारण क्या है, कर्फ्यू का में क्या होता है, कोई भी मतलब लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो जिसके कारण क्या होता है, जनता तितर बितर हो जाती है, इधर से उधर जनता फैल जाती है। अब 23 फरवरी तक की शाम तक जनता जनता जो होती है वो फैल जाती है। अब उसके अगले दिन 24 और 25 फरवरी के दिन क्या होता है, वापस से जो जनता होती है वो वापस से इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। इसी बीच देखिए 25 फरवरी रविवार के दिन क्या होता है, जो ज़ार है वो ड्यूमा को बर्खास्त कर देता है। देखिए वो पहले से कोशिश में लगा होता है कि हमें उसको ड्यूमा को बर्खास्त करना है, तो अब वो क्या करता है, ड्यूमा को बर्खास्त कर देता है। लोग जो जनता होती है, आंदोलनकारी वो जनता वो क्या करती है, वो वापस से आ जाती है, प्रदर्शन करना शुरू कर देती है, इकट्ठा होना शुरू कर देती है, प्रदर्शन करना शुरू कर देती है। जिसके कारण क्या होता है, 27 फरवरी के दिन क्या होता है, 27 फरवरी के दिन ये होता है कि जो जनता होती है वो क्या करती है, एक पुलिस मुख्यालय को तोड़ देती है, आगजनी कर देती है। जिसके कारण क्या होता है, जो ज़ार है वो घुड़सवार और सैनिक को तैनात करती है, वो घुड़सवार और सैनिक को तैनात करती है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, पेट्रोग्रद पेट्रोग्रद सोवियत का जन्म कैसे होता है, तो देखिए उसको हम समझते हैं। अब देखिए ड्यूमा तो बर्खास्त कर दी जाती है, ड्यूमा के बर्खास्त करने के बाद क्या है, 26 फरवरी को बाएं तट पर प्रदर्शनकारी आते हैं, हमने देखा था ऊपर वाली स्लाइड में। फिर 22 फरवरी को क्या करते हैं, पुलिस मुख्यालय को जला देते हैं, मतलब उस पर हमला कर देते हैं, बहुत सारे सैनिकों को मारपीट की जाती है। जिसके कारण जो सरकार क्या करती है, वो क्या करती है, घोड़सवारों को प्रदर्शनकारियों पे गोली चलाने के लिए कहती है। अब देखिए जो वहाँ का राजशाही है, मतलब जो ज़ार है, उसको क्या लगता है, उसकी जो राजगद्दी है उसका खतरा, जिसके कारण क्या करती है, वो घोड़सवारों को गोली चलाने के लिए आदेश देती है आम जनता पर, प्रदर्शनकारियों पर। अब देखिए उनको लगता है कि देखिए जो ज़ार है वो हमारे ही बलबूते सत्ता में है, क्योंकि हम ही जाके मतलब वो जनता को हटा रहे हैं, जिसके कारण वो हट रही हैं और मतलब वो अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं। और जो ज़ार है हमारे ही बलबूते सत्ता पे अपना अधिकार जमाया हुआ है। तो ये क्या करती है, वो गोली चलाने से पहले तो मना कर देती है कि नहीं, हम इन पर गोली नहीं चलाएंगे। और ये क्या करते हैं, सरकार के प्रति जो क्या करती है, जो सैनिक होते हैं वो सरकार के प्रति बगावत करते हैं, और ये क्या करते हैं, मजदूरों का समर्थन करते हैं। क्योंकि जो मजदूर जिन हक की बात कर रहे होते हैं वो क्या बात कर रहे होते हैं, कि जैसे वो कहते हैं जो रोजी रोटी उसकी बात करते हैं, वो तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं, वो अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं, कि इन सब अधिकारों को हमें चाहिए, मांगते हैं वो सब। और देखिए ये कोई गलत गलत चीज़ें के लिए वो आंदोलन नहीं कर रहे होते। तो जिसके कारण क्या है, जो सैनिक है वो भी मजदूरों का सहयोग करते हैं, वो मजदूरों के साथ हो जाते हैं। देखिए कि हमने देखा था कि कैसे 15-15 घंटे उनसे काम कराया जाता था और तनख्वाह उन्हें कम दी जाती थी। तो देखिए इस कारण से अब ये क्या है, सैनिक सब आते हैं, उनके साथ वो सहयोग करते हैं, और वो सरकार का विद्रोह करते हैं जो सैनिक होते हैं। अब देखिए जो मजदूर और सैनिक होते हैं वो एक हो जाते हैं। अब ये एक होने की बात करते हैं, उसी शाम को क्या करते हैं, ये ड्यूमा के एक इमारत में इकट्ठा होते हैं, और क्या करते हैं, सोवियत का गठन करते हैं। ड्यूमा की इमारत में इकट्ठा होते हैं, बैठक करते हैं और सोवियत का गठन करते हैं। अब देखिए सोवियत का तो गठन हो गया, और यहीं से देखिए सोवियत के गठन होने से ही यहीं से पेट्रोगत सोवियत का जन्म होता है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पेट्रोगत सोवियत का जन्म कैसे हुआ, तो उस पे नोट लिखें। तो देखिए वो ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया के द्वारा, इन प्रोसेस के द्वारा क्या है, पेट्रोगत सोवियत का जन्म हुआ। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे पेट्रोगत सोवियत का जन्म हुआ। तो इनका ऐसे ऐसे पेट्रोगत सोवियत का जन्म होता है। तो देखिए अब पेट्रोगत सोवियत का जन्म हो गया, उसके बाद क्या होता है तो उसको जानते हैं हम। अब उसके बाद क्या होता है, एक सैनिक कमांडर जाता है ज़ार के पास, और वो कहता है कि आप अपनी राजगद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि अब अ,
अब देखिए वो कहता है अपनी राजगद्दी छोड़ने को सैनिक कमांडर। तो देखिए अब जो ज़ार है उसको अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो वो क्या करता है, 2 मार्च के दिन वो क्या करता है, वो राजगद्दी छोड़ देता है। जो ज़ार है वो राजगद्दी छोड़ देता है। अब देखिए 2 मार्च को ही अपनी राजगद्दी छोड़ देता है ज़ार। उसके बाद क्या होता है, जो सोवियत है और जो ड्यूमा है, तो ये मिल के जो ड्यूमा के नेता हैं, तो ये मिल के क्या करते हैं, एक सरकार बनाते हैं। अब ये एक सरकार बनाते हैं जो अब रूस को अच्छे से चलाएगी, एक लोकतांत्रिक रूप से चलाएगी। तो अब क्या करते हैं, वो एक फैसला करते हैं। देखिए जो फैसला करते हैं कि जो अब रूस है वो एक लोकतांत्रिक रूप से चलेगा। और जो इसका एक संविधान सभा बनाई जाएगी, संविधान सभा के द्वारा ही अब रूस चलेगा। और देखिए जैसे भारत में जो 18 साल के बाद वोट वोट देने का अधिकार मिलता है, सार्वभौमिक मताधिकार, तो ठीक वैसे ही रूस में भी सार्वभौमिक मताधिकार की बात की जाती है कि अब से जो भी 18 साल या फिर मतलब वहाँ पे जो भी उम्र रखी गई हो, तो जैसे भारत में 18 साल है, तो जो भी मत देने का वैक्स हो जाएगा, जो भी अब मत देने का अधिकार जिसको मिल जाएगा, वो अब चुनाव में भाग ले सकेगा। इस प्रकार से अब वहाँ पे इलेक्शन की प्रोसेस शुरू होता है। और मत के द्वारा ही जो प्रतिनिधि है वो चुने जाएंगे। तो इस प्रकार से अब क्या है, क्रांति के बाद इस प्रकार से होने लग जाता है कि कैसे कैसे मतलब बदलाव आने जाते हैं, जनता क्रांति करती है और राजा को हटाती है। तो अब ये सब होता है क्रांति में। अब हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से फरवरी क्रांति होने के बाद क्या होती है, मतलब फरवरी क्रांति के बाद क्या होता है, उसको हम जानेंगे। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।